बीए चतुर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर, इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज हम लोग चोल राजवंश के राजा राजराज के राजनैतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने चोलों के आरंभिक इतिहास पे प्रकाश डाला था। तो हम देखें कि परांतक दूती के मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अरिमोली हुआ, जो 985 के लगभग राजराज के नाम से चोल सत्ता पर आसीन हुआ था। उसका 30 वर्षीय शासनकाल चोल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण एवं गौरवशाली काल के रूप में जाना जाता है। इनका शासनकाल 985 से 1014 तक माना जाता है और इस दौरान इनके राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि राजराज एक साम्राज्यवादी शासक था, जिसने अपने विभिन्न अभियानों के माध्यम से चोल राज्य को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। इन्होंने अपने राज्यारोहण के उपरांत कुछ समय तक राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था आदि में सुधार कार्य किया और उसके बाद आप देखें तो इन्होंने अपने विजय अभियान को जारी किया था। ऐसी अवस्था में इन्होंने सर्वप्रथम केरल के चेर राज्य पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा रवि वर्मा को त्रिवेंद्रम में पराजित करके उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। इस उपलक्ष्य में इन्होंने कांडलूर सालेकमरुत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद दक्षिण के पांड्य राज्यों पर इन्होंने आक्रमण किया और इस समय पांड्य राजा अमर भुजंग को पराजित करके उनके भी क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार किया था और उनकी राजधानी मदुरा पर अधिकार कर लिया था। और इस विजय अभियान के संबंध में तिरुवालगांडू अभिलेख से विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त होती है। चेरो पांड्यों की विजय के उपरांत राजराज ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, क्योंकि श्रीलंका का इस समय दक्षिण भारत के पांड्य राज्य के साथ राजनीतिक एवं व्यक्तिगत दोनों संबंध था। इसलिए वह बार बार दक्षिण भारत के क्षेत्रों में या राजनीति में हस्तक्षेप करते थे। इसलिए राजराज ने पांड्य राज्य की विजय के उपरांत श्रीलंका के क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। इस समय हम देखें कि श्रीलंका का राजा महेंद्र या महेंद्र पंचम था और जिस दौरान राजराज ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, माना जाता है कि महेंद्र पंचम पराजित होकर श्रीलंका के दक्षिणी क्षेत्रों में जाकर शरण ली थी। राजराज द्वारा एवं उनकी सेना द्वारा श्रीलंका के प्राचीन राजधानी अनुराधापुर को ऐसी अवस्था में ध्वस्त कर दिया गया और जिन क्षेत्रों की राजराज ने विजय की थी, खासकर श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्रों को, उसको चोल साम्राज्य का एक प्रांत के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मुंडी चोल मंडलम रखा गया था। इसके अलावा राजराज ने
नई राजधानी पोलोनुरुआ की स्थापना की अनुराधापुर की जगह, जिसका नाम उन्होंने जननाथ मंडलम रखा था। और यहीं पर राजराज द्वारा एक शिव मंदिर का भी निर्माण किया गया था। इस प्रकार हम देखें कि राजराज ने उपरोक्त सभी विजयों का, चेर, पांड्य, श्रीलंका आदि विजयों को 989 से लेकर 993 के मध्य किया था। इन विजयों के पश्चात राजराज ने मैसूर के गंग राजवंश पर आक्रमण किया, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। ऐसी अवस्था में इनके महत्वपूर्ण क्षेत्र, खासकर गंगवाड़ी, तंडीगेवाड़ी और नोलमबाड़ी जैसे क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था राजराज ने। दूसरी तरफ देखें तो दक्षिण भारत में इस समय चालुक्यों की शक्ति का भी उत्कर्ष हो रहा था और इनकी भिन्न भिन्न शाखाएं थी। कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य। किंतु कल्याणी के चालुक्यों के संबंध में तिरुवाल गांडू अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इनके राज्य पर राजराज द्वारा आक्रमण किया गया था और इस समय कल्याणी के चालुक्य राजा सत्याश्रय थे, जिन्होंने राजराज की सेना का मुकाबला करने की अपेक्षा राज्य छोड़कर भाग जाना ही अच्छा समझा। ऐसी अवस्था में राजराज के सेनापति केशव को बंदी बना लिया गया था और चालुक्यों के क्षेत्रों में चोल सेना द्वारा लूटपाट भी की गई थी, जिससे बहुत बड़ी संपत्ति खासकर चोल राज्य को प्राप्त हुई थी। और इस तरह हम देखें तो खासकर जो चोलों की उत्तरी सीमा है वह तुंगभद्रा नदी तक विस्तृत हो गई थी। इस विजय के बाद बेगी के क्षेत्रों में आंतरिक कलह चल रही थी और यह भी चालुक्यों की एक शाखा थी, वेंगी। इस समय हम देखें कि वेंगी के राजा हैं दानावड़, जिसकी हत्या उनके एक मंत्री चोड़ भीम द्वारा कर दी गई थी और उनके 2 पुत्रों को राज्य से बाहर कर दिया गया था, जिसे राजराज ने अपने यहाँ संरक्षण दिया था। बाद में राजराज द्वारा चोड़ भीम को पराजित करके शक्ति वर्मा को वेंगी राज्य का राजा बनाया गया। इस तरह हम देखें तो खासकर जो वेंगी के राज्य थे वह राजराज के संरक्षित राज्य बन गए थे। इसके अलावा राजराज ने कलिंग के क्षेत्रों की विजय की। दूसरा, विभिन्न स्रोतों से, अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है कि राजराज ने संपूर्ण दक्षिण भारत की विजय के बाद अपनी नौसेना की सहायता से पूर्व दिशा में समुद्र पार करके लगभग 1200 द्वीपों वाले सामुद्रिक क्षेत्रों की विजय की थी, जिसकी पहचान लक्षद्वीप या मालदीव के रूप में की जाती है। इतिहासकार विश्वनाथ पाठक ने इसकी पहचान मालदीव के रूप में की है। इस तरह हम देखें तो खासकर राजराज ने जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों की विजय की थी, उस विजय में उनकी नौसेना का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा राजराज के साम्राज्य के अंतर्गत इस समय एक विशाल क्षेत्र आ गया था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, उत्तरीय श्रीलंका का क्षेत्र एवं मालदीव का कुछ क्षेत्र इनके राज्य में सम्मिलित थी।
इस विजय के उपरांत और विशाल साम्राज्य का स्वामी बनने के कारण राजराज ने भिन्न भिन्न उपाधियां धारण की थी, जिसमें उन्होंने चोल, मार्तंड, राजाश्रय, राजमार्तंड, अरिमोली, चोलेंद्र सिंह आदि जैसी उपाधियां राजराज द्वारा धारण की गई थी। ये राजराज की राजनीतिक उपलब्धियां थी। अब हम लोग राजराज के सांस्कृतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे। तो हम देखें कि खासकर राजराज अपने समय का एक कुशल विजेता, शक्तिशाली राजा एवं कुशल प्रशासक था, जो बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर राज्य को शक्तिशाली बनाए रखना है तो उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कृषि और व्यापार के क्षेत्रों पर विशेष बल दिया था। तो हम देखें कि उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कृषि एवं व्यापार को प्रोत्साहन देने का कार्य किया और इन्होंने अपने संपूर्ण साम्राज्य की भूमि की नाप जोख कराई, उसका सर्वेक्षण कराया और यह कार्य लगभग 1000 ईस्वी के आसपास उन्होंने किया था और इस सर्वेक्षण के उपरांत ही उन्होंने भू राजस्व निर्धारण किया था भूमि के अनुसार। इसके अलावा आप देखें तो दक्षिण भारत के व्यापारियों के लिए एवं अपने राज्य के व्यापार के लिए उन्होंने श्रीलंका एवं दक्षिण एशियाई देशों पर अपने व्यापार के एकाधिकार बनाने के लिए इन क्षेत्रों की विजय की थी। राजराज ने अपने शासनकाल के दौरान 3 धातुओं के सिक्कों का प्रचलन किया था, जिसमें सोना, चांदी एवं तांबे के सिक्के शामिल थे। इस तरह हम देखें कि खासकर चोल राजाओं ने कृषि व्यापार को प्रोत्साहित किया और कुछ विद्वानों का मानना है कि अपने शासनकाल के दौरान राजराज ने एक शिष्टमंडल चीन की दरबार में भेजा था और यह उद्देश्य था खासकर व्यापार के संबंध को लेकर। इसके अतिरिक्त देखें तो राजराज ने कृषि व्यापार के क्षेत्र में योगदान के साथ ही प्रशासनिक स्वशासन की व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो हम देखते हैं कि राजराज ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया था। ग्राम सभाओं और स्वशासित निगमों द्वारा सार्वजनिक धन के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्होंने उसके हिसाब किताब की भी व्यवस्था की थी। और इस तरह हम देखें तो चोलों का स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके उपरांत राजराज ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो हम देखते हैं कि राजराज एक शिव भक्त था, इसलिए उसने अपनी राजधानी में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर नामक एक भव्य शिव मंदिर का भी निर्माण किया था, जो तमिल स्थापत्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दूसरा हम देखें कि राजराज शिव भक्त होते हुए भी
अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था और विभिन्न धर्मों का सम्मान करता था। इसी दौरान उसने दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्री मार विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी और इस बौद्ध विहार के संचालन के लिए उन्होंने कुछ ग्रामों को भी दान किया था। इसके साथ ही आप देखें तो उन्होंने जैन धर्म को भी प्रोत्साहन दिया था और साथ ही एक विष्णु मंदिर का भी इन्होंने निर्माण किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजराज एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक, धर्म सहिष्णु शासक था, जिसने अपने शासनकाल में चोल सत्ता को एक